नमस्कार, मैं शिवम राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है कि टॉप 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान से जो 20 क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस बने उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका या तंत्रिका कोशिका या डेल्टा कोशिका या बीटा कोशिका। आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं। आपको बताना है कि किस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा तंत्रिका कोशिका या डेल्टा कोशिका या बीटा कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बीटा कोशिका से। क्या इसका आंसर है बीटा कोशिका से? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्या है? बीटा जो कोशिका होती है उससे इंसुलिन स्रावित होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्या लिखा है इसमें? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार कैसा होता है? आपको आकार बताना है कि सल्फर हेक्साक्लोराइड का जो आकार है वो कैसा होता है। समतली या त्रिभुजाकार पिरामिड जैसा या चतुष्फलक या चतुष्फलीय से भी कहते हैं या अष्टफलक या अष्टफलीय से भी कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार कैसा होता है। आपको बताना, आपके सामने ऑप्शन है समतली, त्रिभुजाकार पिरामिड, चतुष्फली या अष्टफली। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अष्टफलक या अष्टफली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स, क्या लिखा हुआ है? कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स का नाम है, इसे उपभाषा में कह सकते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ऑप्शन है एड्रेनल या इंसुलिन या एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि इसमें राइट आंसर कौन सा। आपको बताना है कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आप देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एड्रेनल। क्या है इसका नाम? एड्रेनल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की लौंग क्या है? आपको बताना है आखिर लौंग क्या है। फूल है, ऑप्शन बी फल है, ऑप्शन सी सूखी हुई पुष्पकलिका है, ऑप्शन डी बीज। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए इसे। लौंग क्या है? व्हाट इज दिस लौंग? लौंग क्या है आखिर में? फूल, फल, सूखी हुई पुष्पकलिका या बीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूखी हुई पुष्पकलिका। क्या है? सूखी हुई पुष्पकलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। आपको बताना है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जेराफाइट, लिमोफाइट, मेसोफाइट या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 3 ऑप्शन है, बताना कि इसमें से राइट आंसर कौन है। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जेराफाइट, लिमोफाइट या मेसोफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेराफाइट। जो शुष्क जगह पर पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? जेराफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी झूले में झूलती हुई लड़की। ये थोड़ा सा एक के क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। किसी झूले में झूलती हुई लड़की के पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है। यहाँ पे तो सही से कर लेना। किसी झूले में झूलती हुई लड़की के पास कोई दूसरी लड़की यदि आ जाती है तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है क्या परिवर्तन होगा। बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लास्ट वाला ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आवर्तकाल में या तो बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने। 3 ऑप्शन यहाँ से आप इनमें से लगा सकते हैं 33.33% एवरेज के हिसाब से। तो इसमें बताना है किसी झूले में झूलती हुई लड़की के पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर उसके आवर्तकाल में कुछ भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाने पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास, एक प्रोटॉन कहीं अदर रखा है, एक प्रोटॉन आप उसको उठाकर उसके पास ले जा रहे हैं, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाती है या बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर देख लेते हैं। उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, अपरिवर्तित रहेगी। उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या है। आखिर न्यूरॉन है क्या। आपसे सिंपली पूछा है कि न्यूरॉन है क्या, कि न्यूरॉन के प्रतिकर या प्रतिकण भी कह सकते हैं, इसे ऊर्जा की आधारभूत इकाई या रेडियो से उत्पन्न तरंगें या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जब आपका एग्जाम से पेपर जो है वो थोड़ा हार्ड आएगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन के प्रतिकण, ऊर्जा की आधारभूत इकाई या रेडियो से उत्पन्न तरंगे या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर न्यूरॉन जो है वो एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। क्या है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु B12 और फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। मतलब ऐसा B12 जो है वो B12 किसके काम में आता है, मतलब किस को बढ़ाने के काम में आता है। शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ को बढ़ाता है या उसको सही रखता है जिसमें B12 का काम होता है या फॉलिक अम्ल का काम होता है। त्वचा, दांत, लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन है। शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु B12 और फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है। किसका निर्माण करता है, त्वचा का, दांत का या लाल रक्त कणिकाओं का या श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो इसका राइट आंसर क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाओं का यह शरीर में आवश्यक होता है B12। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ, जो प्रत्यास्था जिसे कहते हैं, प्रत्यास्थ या प्रत्यास्था किस में होती है। आपको बताना है निम्न में से सबसे अधिक जो प्रत्यास्था है वो किस में होती है। सोना में, चांदी में या इस्पात में या यह सभी। मतलब ये तीनों हो सकते हैं, या चांदी है या सोना है या इस्पात है। आपको ऑप्शन बताना, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आंसर बताना है। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था किस में होती है, ये होती है सबसे ज़्यादा इस्पात में। किस में, इस्पात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर क्या है। आखिर फिर से आपसे पूछा, अभी पूछा था आपसे न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन क्या था, तंत्रिका तंत्र की एक आधारभूत इकाई थी। अब आपसे पूछा है कि रिएक्टर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे दीजिए। वर्षा संकेत यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, समुद्र तल की गहराई मापने वाला यंत्र या ऊंचाई मापने वाला यंत्र। तो आपको बताना है जो रिएक्टर है आखिर ये है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप मापी यंत्र। ये रिएक्टर क्या है, भूकंप मापी यंत्र। अब आपके लिए एक यहीं से होमवर्क मिलता है कि जो भूकंप मापी यंत्र में कितने, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसका पैमाना क्या होता है, आपको पैमाना बताना है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हो चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरना किसका संकेत देता है। जो बैरोमीटर अचानक से नीचे गिरना किसका संकेत देता है। तेज वर्षा, मौसम साफ होना, तूफान या भूकंप। तो बैरोमीटर का अचानक से गिरना किसका संकेत देता है, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हैं तेज वर्षा का, मौसम साफ होने का, तूफान का या भूकंप का। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, तूफान का। जो बैरोमीटर अचानक से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन, तूफान या आंधी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च में सेलों को किस क्रम में रखा जाता है। आपको बताना है टॉर्च में सेलों को किस क्रम में, को नहीं लिखा है आप लिख लीजिए। टॉर्च में सेलों को किस क्रम में रखा जाता है, आपको बताना है। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या असमांतर क्रम में या मिश्रित समूह में। यही जो टॉर्च आप अपने नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं उस टॉर्च के जो सेल होते हैं वो किस प्रकार से आप रखते हैं, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या असमांतर क्रम में या मिश्रित समूह में। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजन क्या होता है, आपको बताना है जो प्रतिजन है वो क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने प्रतिरक्षी के समूह, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये हम मानते हैं कि इसका क्वेश्चन जवाब देना थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, लेकिन एग्जाम में सभी सरल क्वेश्चन नहीं आते, उसमें भी कठिन क्वेश्चन 2-4 पूछे जाते हैं जिससे कि हर व्यक्ति ना कर पाए, कुछ ही लोग कर पाए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए, अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। नहीं तो आप जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर जाके हम आपको वहाँ पर जो भी करेंगे वो आपके 24 घंटे में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी के समूह, प्रतिरक्षी के विकार, प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उद्दीपन, या ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो आखिर होता क्या, प्रतिजन क्या होता है आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उद्दीपन या उद्दीपनता। क्या होता है, उद्दीपन या उद्दीपनता प्रतिरक्षी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल से किसका विघटन होता है। अमीनो जो अम्ल निकलता है हमारे शरीर से वह किस चीज़ को पचाता या विघटन करता है, ये क्वेश्चन पूछने का इसका मतलब हुआ। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है विटामिन का, वसा, प्रोटीन, या इनमें से कोई नहीं। तो अमीनो जो अम्ल है वो हमारे शरीर से निकलता है, वो किसको पचाता है, आखिर में यही पूछा है, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन को पचाने या विघटन करने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बल गुणनफल है, बहुत देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है। बल जो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, भार और द्रव्यमान का, भार और वेग का, या द्रव्यमान और वेग का। तो आखिर आपको बताना है कि बल गुणनफल है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है जो बल गुणनफल है वो द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है। वृद्धि दर क्या मतलब, सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा पादप बढ़ता है या तेजी से ग्रोथ करता है, आपको बताना है। यूकेलिप्टस, बरगद, बांस या नीम। 4 ऑप्शन आपके सामने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी है बरगद, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है नीम। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसमें सबसे ज्यादा लोग लगाएंगे यूकेलिप्टस, जो आंसर गलत है। क्या, वो आंसर गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन सी बांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। 18वां क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर, जो लास्ट का क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की जो चाल है, चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। उसकी चाल बढ़ जाती है, उसकी चाल घट जाती है, या उसकी चाल अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ेगा तो उसके अर्धचालक जो है उसकी चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी चाल जो है ताप बढ़ने पर, आपने जो बुलेट गाड़ी सुनी होगी तो उसका कहते हैं जो इंजन गर्म हो गया तो वो अब तेज चलने लगी। तो वहीं से आप समझ लीजिए यदि ताप बढ़ेगा तो उसकी जो चाल है चाल में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। ये देख रहे हैं क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन और पुलिस का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। आपको बताना कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, आर्गन, नियॉन, रेडॉन या हीलियम। तो वायु में ऐसी कौन सी गैस है जो नोबेल गैस है, इसमें चारों नोबेल गैस हैं, इसमें कौन सी है गैस जो नोबेल गैस जो हमारे वायु में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी गैस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेडॉन गैस जो है वो हमारे वायु में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन का पहले आंसर्स बताने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि हम अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि किस कंपनी के कौन सीईओ हैं। जैसे गूगल कंपनी या फेसबुक या इंस्टाग्राम, ऐसी बहुत सी कंपनी है, या नाडा, मतलब ऐसी बहुत सी कंपनी है, इनके आखिर सीईओ कौन है और सीईओ का काम क्या होता है, सीईओ क्यों बनाए जाते हैं, ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी भी प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, बताते हैं कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। जस्ता, बी है ऑप्शन तांबा, सी ऑप्शन आपके सामने यूरिया, और डी ऑप्शन है
एनिमल चारकोल। तो इसमें किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? कच्ची जो चीनी होती है उसको रंगहीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चीनी को रंगहीन बनाने में एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रखे थे मैंने, वो आपको बताना कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपको कंटेंट जो है वो कैसा लगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसी के साथ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।